लोविन इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है और इनकी रिपोर्ट्स, इनकी एनालिसिस को दुनिया भर में पढ़ा जाता है। 2007 में लोविन इंस्टीट्यूट वालों ने एक अपना ब्लॉग लॉन्च किया था द इंटरप्रीटर के नाम से। आज द इंटरप्रीटर के अंदर इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा है और इसके अंदर सुझाव दिया गया है दोनों मुल्कों को कि वो किस तरह से अपने ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। रिसेंटली हमने देखा है इंडिया और बांग्लादेश के टाइज में काफ़ी डिप आया हुआ है, तो इन्होंने बताया है असल में कि हाउ टू इम्प्रूव दीज टाइज। वो कहते हैं कि नेविगेटिंग न्यू रियलिटीज इन इंडिया बांग्लादेश टाइज क्वाइट रादर देन मेगाफोन डिप्लोमेसी विल हेल्प दिल्ली एंड ढाका फॉर्ज अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पहले की सतह पर आ सकते हैं जैसे शेख हसीना के दौर में थे। इस पे भी कुछ उन्होंने कमेंट्री की है, वो थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले रिकैप देख लीजिए कि ये कहाँ से कहाँ तक मामलात पहुँचे हैं। ये भी मेरे ख्याल से साउथ एशिया की जो फॉरेन पॉलिसी की तारीख है उसके अंदर याद रखा जाएगा कि दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात इतना तेजी के साथ गिरे हैं कि एक दौर में ये कहते थे कि हमारे जो ताल्लुकात हैं ये मिसाली हैं, दुनिया को हमसे सीखना चाहिए। एक दौर में यहाँ तक रिलेशंस थे और अब यहाँ तक मामलात आ गए हैं कि बांग्लादेश को इंडिया उसी तरह से देखने लगा है जैसे वो पाकिस्तान को देख रहे होते हैं, यानी कि सबसे बेहतरीन फ्रेंड से सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर वो पोर्ट्रे करने लगे हैं बांग्लादेश को। तो ये सडनली हुआ है बिल्कुल, यानी 360 डिग्री का घुमाव आया है विद इन दी टाइम स्पेन ऑफ ओनली फ्यू मंथ्स। देखिए अभी फरवरी 2025 कंप्लीट हुआ है ना, एग्जैक्टली अगर हम एक साल पहले जाते हैं पीछे तो देखिए ताल्लुकात की नोयत क्या थी दोनों मुल्कों के दरमियान। आज से ठीक एक साल पहले एक बदला हुआ साउथ एशिया था। वहां पर फरवरी के अंदर बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी एक साल पहले। उसके अंदर बड़े वादे वचन किए गए थे और काफ़ी बड़ी बड़ी बातें उसके अंदर की गई थी। बांग्लादेश का उस वक्त का जो फॉरेन मिनिस्टर था शेख हसीना के दौर का हसन महमूद साहब, उन्होंने ओपनली कन्फेस किया था कि इंडिया ने हमारी हेल्प की है इलेक्शन करवाने के अंदर और ये इलेक्शंस इंडिया की सपोर्ट के बिना इस तरह से नहीं हो सकते थे। और साथ ही उन्होंने दूसरा इंपॉर्टेंट ऐलान फरवरी के अंदर ये किया हुआ था कि बांग्लादेश के डिफेंस सेक्टर को इंडिया के अंडर में लाने की तैयारी हो चुकी थी। उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि डिफेंस का जो शोबा है उसमें इंडिया का रोल अब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। गुज़िश्ता साल की ज़रा आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, यह मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साल के अंदर हुआ क्या है एक साल के अंदर। ये फरवरी 2024 का टाइम्स ऑफ इंडिया है। इंडिया बांग्लादेश टाइज रोल मॉडल फॉर नेबरहुड फॉरेन मिनिस्टर महमूद, ये सबके लिए रोल मॉडल है हम लोग। इसमें वो कहते हैं कि द इंडियन गवर्नमेंट stood by us in holding free and fair elections as they stood by us in 1972. He said, referring to New Delhi's historic role in the liberation of Bangladesh from Pakistan. जैसे 1972 में इन्होंने हमारी हेल्प की थी ना, वैसे ही हेल्प इन इलेक्शंस के अंदर इंडिया ने की हमारी। इससे बड़ा इंटरफेरेंस का प्रूफ कोई हो सकता है? मुझे बताइए। फॉरेन मिनिस्टर बैठ के खुद कन्फेस कर रहा है और फखर से बता भी रहा है। बेशर्मी की बात है वैसे, बजाय इसके कि कुछ शर्म कर लेते, प्राउडली बता रहे हैं कि देखो इंडिया ने हमारे इलेक्शंस के अंदर हेल्प की। इंडिया का क्या काम है भाई? इलेक्शंस लोकल मुद्दा होता है ना, पब्लिक का मुद्दा होता है, बांग्लादेश के लोगों का मुद्दा है, उसमें इंडिया कहां से आ गया? ये समझने की बात है ना। लेकिन प्राउडली बता रहे होते थे कि देखो इन्होंने तो क्या हेल्प की हमारी, जैसे 1970s में की वैसे ही अभी भी हेल्प की है हमारी। खड़े रहे हमारे साथ शेख हसीना के साथ। और उसके साथ उन्होंने डिफेंस पॉलिसी के हवाले से भी अनाउंस कर दिया। अब इंडिया ने इनकी हेल्प कर दी पावर में लाने के लिए ज़बरदस्ती। अब जवाब में इन्होंने भी कुछ ना कुछ करना था अपने आकाओं को खुश करने के लिए, तो उन्होंने रेल का नेटवर्क और ये सारी चीज़ें तो दे दी। साथ ही कहा उन्होंने कि ही सेड डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज आर ऑन एन अपस्विंग, एडिंग ढाका विल मेक डिफेंस परचेजेस फ्रॉम इंडिया। ये बांग्लादेशियों को पता नहीं है, लेकिन एक बड़ी डील डिफेंस के हवाले से भी प्रिपेयर की जा रही थी और वो हालात साजगार जब होते तो उसको भी साइन कर देते ये। उसके अंदर बांग्लादेश की जो मिलिट्री सेक्टर है वो डी फैक्टो इंडिया के अंडर में आ जाता। यहाँ पर भी तैयारी हो रही थी। ये सारी कीमत थी कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस को करवाने में हेल्प करने की कीमत थी जो कि इंडिया को पे की जा रही थी। अब एक साल पहले तक ये सूरत हाल थी। प्यार मोहब्बत के गीत गाए जा रहे थे। मिसाल है हम, देखो सारी दुनिया हमें देखे कि कैसे दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात होने चाहिए, नेबर्स के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए।
और एक साल बाद हम देखते हैं तो क्या मामलात हैं। उसी तरह से बांग्लादेश को देखा जा रहा है इंडिया के अंदर, जैसे पाकिस्तान को देखा जा रहा है। बांग्लादेश अगर अपने बॉर्डर्स की सर्विलेंस के लिए ड्रोन उड़ाता है तो रेडार लग जाते हैं दूसरी तरफ। इस खतरे का इजहार किया जाता है कि देखो कहीं ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पाकिस्तान को ना दे रहा हो, बॉर्डर के एरियाज की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ तक मामला पहुँच गए हैं। अब इसको ठीक कैसे करना है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसको ठीक कैसे करना है और क्या ये ठीक होंगे पहले की तरह, इसके लिए हम द इंटरप्रेटर की ये रिपोर्ट पढ़ते हैं जो कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने शेयर की। इसमें वो कहते हैं इंडिया बांग्लादेश टाइज वंस हेल्ड एज अ मॉडल for bilateral relations for the entire region have declined rapidly since former Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina's resignation. In August last year, following violent student-led protests during Hasina's tenure, Delhi enjoyed a cozy relationship with Dhaka, marked by numerous high-level visits, agreements spanning from river water sharing to space and new connectivity and energy initiatives. However, Hasina after exposed the inherent structural risk stemming from Delhi's excessive reliance on aligned political entities. कह रहे हैं ये सब कुछ हो रहा था, बड़े बड़े मुआहदात हो रहे थे, लेकिन शेख हसीना की पार्टी जब पावर से गई है तो तमाम मामला धपड़धूस हो गया। इसमें रिस्क जो इंडिया के और बांग्लादेश के ताल्लुकात में था कि एक ही पार्टी की बुनियाद पे ताल्लुकात खड़े थे, वो एक्सपोज हो गया। अब ये देखें, रिस्क कोई पहली मरतबा इस तरह से एक्सपोज नहीं हुआ, ये रीजन के अंदर कई मकामात पे हुआ है। इट्स जस्ट दैट न्यू दिल्ली इज नॉट विलिंग टू लर्न द लेसन्स, वो नहीं सीख रहे। अफगानिस्तान के अंदर यही था, ये एक तबके के ऊपर रिलाय करते थे सिर्फ, यानी टोटल जो अफगान पॉपुलेशन की क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं, उसके ऊपर ये नहीं ध्यान देते थे। इनके जो अंडे थे, एक दो पॉलिटिकल प्लेयर्स थे, अशरफ गनी और हामिद करदी वगैरह, इनके टोकरी में सारे अंडे इन्होंने रखे हुए थे। नेपाल के अंदर भी कांग्रेस पार्टी और इसके साथ एक दो और छोटे जो हिंदुत्ववादी ग्रुप्स हैं उसके ऊपर इनकी रिलायंस। कम्युनिस्टों को उन्होंने साइड पे कर दिया था, लेकिन वही कम्युनिस्ट पावर में आ गए। श्रीलंका के अंदर भी ऐसे ही कम्युनिस्टों के साथ इनकी नहीं बनती थी, लेकिन वही कम्युनिस्ट पावर में आ गए। वहाँ मालदीव के अंदर भी ऐसे ही अब्दुल्ला साले के बास्केट में सारे अंडे इनके। तो ये जगह जगह इन्होंने मसला रिपीट किया हुआ है। यहाँ बांग्लादेश में भी उन्होंने वही कुछ किया हुआ है, लेकिन अब वो लोविन इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि एक्सपोज हो गई है पॉलिसी असल में, कि किसी एक प्लेयर के ऊपर कभी भी इतना रिलाय नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ में वो उम्मीद भी जता रहे हैं, कह रहे हैं हाउएवर नॉट ऑल होप इज लॉस्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर द हिस्टोरिकली साइक्लिकल नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप विच हैज़ soared when the Awami League has been in power while declining under the BNP. Although Dhaka is slated to hold elections in late 2025 or early 2026, it is promising to see Delhi already reaching out to BNP leaders. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात उन्होंने मेंशन की है यहाँ पर, कह रहे हैं कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रही हैं कि BNP और इंडिया के दरमियान कुछ चल रहा है, और एक BNP के डेलीगेशन के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि वो रिसेंटली गया है न्यू दिल्ली के अंदर, उनकी मुलाकातें हुई है इंडिया के साथ। सम रिपोर्ट सजेस्ट दैट BNP मेंबर्स हैव ट्रेवल्ड टू दिल्ली टू होल्ड मीटिंग्स बट एट इनफॉर्मल लेवल। इनफॉर्मल लेवल की ही होती हैं शुरुआती सतह पर जब ये चीज़ें होती हैं इनफॉर्मल ही होती हैं। जब मामलात कुछ आगे बढ़ते हैं तो फिर फॉर्मल लेवल पर चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। मेरे ख्याल से ये BNP को हर्ट करेगा। अभी तक कुछ मामला ज़्यादा आगे बढ़े नहीं हैं, क्योंकि BNP वालों की डिमांड है कि शेख हसीना की जो पार्टी है वो उनके लिए थ्रेट है और हसीना को रिटर्न किया जाए, फिर आगे हम बात करते हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स हैं कि ये न्यू दिल्ली गए हैं, वहाँ पर मुलाकातें कर रहे हैं, असल में इंडिया इनको फोर्स कर रहा है, आपके ऊपर हम हाथ रखना चाहते हैं। नहीं, सीखना कुछ नहीं है, पुरानी पॉलिसी ही कंटिन्यू रखेंगे, पहले हसीना फिर बाद में आप। BNP वाले वही पुरानी पॉलिसी, जमात इस्लामी नहीं चाहिए, स्टूडेंट्स भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, वही पिक एंड चूज वाला मामला अभी भी जारी है। इसीलिए वो कहते हैं रिटर्न टू स्टेटस को इन दिल्ली ढाका टाइज इज अनलाइकली एंड आर्ग्यूबली अनवायबल गिवन दी चेंज्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल रियलिटीज। वो कहते हैं जो मामलात हैं वो पहले की तरह शायद ना हो, पहले की तरह जैसे शेख हसीना के दौर में थे ऐसे ना होंगे, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज तब्दील हो गई हैं। लेकिन कम से कम वर्किंग रिलेशंस दोनों मुल्कों को मेंटेन रखने चाहिए। और आई पर्सनली बिलीव कि ये तभी हो सकता है जब इंडिया की तरफ से एक्सेप्टेंस जाहिर की जाए बाकी के भी पॉलिटिकल प्लेयर्स के लिए।